गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी। क्लास लाइव हो चुकी है, ठीक 12 बजकर 36 मिनट अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 25 मार्च 2022। आज 25 मार्च 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। सर, आप मूवी देखने नहीं गए? कौन सी मूवी भाई? कौन सी मूवी देखने जाना था? अरे कौन सी मूवी भाई, ये तो बता दो। द कश्मीर फाइल्स। सारे सर तो गए हैं। अच्छी बात है भाई, जाना चाहिए। सारे लोग गए हैं। अरे तुम्हें पता है ना, विवेक सर बोल रहे थे पूरी टीम जा रही है आज मूवी देखने। अच्छी बात है भाई, जाना भी चाहिए। लेकिन आपको पता है ना, आई एम द अभिषेक सुमन। आपको पता है ना, मैं द अभिषेक सुमन सर हूँ। ठीक है, तो ये द कश्मीर फाइल्स मूवी तो मैंने पहले ही दिन देख ली थी, जिस दिन रिलीज हुई थी। इतना थोड़ी इंतजार करते हैं मूवी देखने के लिए। एक वीक पुरानी मूवी हो गई भाई। एक वीक हो गया यार मूवी को तो। अब देखो, बाकी सारे के सारे लोग द कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, हम जाएंगे आज RRR देखने। तो आज हम देखेंगे SS राजा मौली की RRR, क्योंकि वो आज ही क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो भाई हम RRR देखेंगे, है ना। हम आउटडेटेड क्यों चलें भाई, हम तो बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं। द कश्मीरी फाइल्स तो यार हमने उसी दिन देख ली थी, जिस दिन रिलीज हुई थी। ठीक है। अब हम इंतजार थोड़ी करेंगे कि भाई कोई हमें लेके जाएगा, कोई बुकिंग कराएगा तो हम जाएंगे। ठीक है। कोई नहीं, बाकी हमारी टीम है। तो हमने यही कहा था कि भाई जिन जिन ने नहीं देखी है, वो सारे के सारे लोग जाइए और देख कर आइए। तो बाकी सारे लोग आज जा रहे हैं, लेकिन ये नेक काम तो हमने बहुत पहले ही कर दिया था। तो आज हम रामचरण और जूनियर NTR वाली मूवी देखेंगे, RRR, SS राजा मौली की। उम्मीद है बढ़िया होगी। बाकी देखेंगे। और बाकी यार अल्टीमेटली हमें उस मूवी की जरूरत क्या है? हम तो आप ही की फिल्म बना देंगे यहाँ पे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अभी देखिए थोड़ी देर में, है ना, एक बार, है ना, एक बार क्लास शुरू होने दीजिए। फिर आप सारे के सारे लोग पिक्चर देखेंगे और मूवी देखेंगे। और आपको लगेगा कि वाकई में आप मगध साम्राज्य की मूवी देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है, मैं पढ़ाता ही ऐसे हूँ और मेरी आवाज ही ऐसे आती है आपके कानों तक कि आपको ऐसा ही तो लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं। तो बस आप भी देखिए सारे के सारे मूवी। हमें थिएटर में जाने की जरूरत क्या है, अपना थिएटर तो यहीं पर है। देखा, इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, इसको कहते हैं सकारात्मकता। बस इतना ही पॉजिटिव देखना चाहते हैं हम आप लोगों को। चलिए खैर, एनीवेज दोस्तों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया, और एंशियंट इंडिया में हम बात कर रहे थे रिलीजियस मूवमेंट की।
हाँ जी, तो आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया, और एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत में हम कवर कर चुके हैं द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। और मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, जो कौन सा है, हेडिंग डाल लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ मगध। आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। क्या है मगध? अब आप सारे के सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन 16 महाजनपदों के बारे में हमने बात की थी, उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध भी था, जिसकी राजधानी राजगृही और पाटलिपुत्र हुआ करती थी। मैंने आपको बताया था 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा ताकतवर ही कौन सा महाजनपद हुआ? मगध महाजनपद हुआ। और दोस्तों, मगध से ही डायनेस्टीज या मगध से ही राजवंशों की शुरुआत हुई। तो जो हम एंशियंट इंडिया की डायनेस्टीज पढ़ते हैं, राजवंश पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत ही कहां से होती है? मगध से होती है। उसकी स्टार्टिंग ही हम कहां से करते हैं? मगध से। ठीक है। आप सब जानते हैं राइज ऑफ मगध में या मगध का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध साम्राज्य कौन सा हुआ? इसी में हम पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में, या आप कह सकते हैं इसी टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है मौर्य काल। लगभग 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक हम पढ़ते हैं मौर्यन पीरियड या मौर्य काल। और आप जानते हैं इसी मौर्य काल में हम बात करते हैं मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी की। राइज ऑफ मगध में मुख्य रूप से हमें पढ़ना है मौर्यन पीरियड या मौर्य काल, लेकिन वो पीरियड जो मौर्य काल से पहले का है उसी को आप क्या कहेंगे? यही कहलाएगा प्री मौर्यन पीरियड। या लिखेंगे पूर्व मौर्य काल। लिखिए प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल। और पूर्व मौर्य काल में हम पढ़ेंगे 3 राजवंश। सबसे पहला लिखेंगे हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश। दूसरा लिखिए शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश। तीसरा नंदा डायनेस्टी या नंद वंश। हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश, शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश, और नंदा डायनेस्टी या नंद वंश। ये तीनों के तीनों राजवंश, ये तीनों के तीनों डायनेस्टीज हमें पढ़नी है प्री मौर्यन पीरियड में, जो कहां पे एग्जिस्ट करती थी, जो मगध में एग्जिस्ट करती थी। इसके अलावा प्री मौर्यन पीरियड में ही भारत में हुए 2 फॉरेन इन्वेजन्स, यानी कि 2 विदेशी आक्रमण। 2 फॉरेन इन्वेजन्स या 2 विदेशी आक्रमण। और ये जो 2 विदेशी आक्रमण थे, इसमें सबसे पहला हुआ
पर्शियन इन्वेजन, यानी कि ईरानी आक्रमण, पर्शियन इन्वेजन या ईरानी आक्रमण, और दूसरा ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमण। ये हम पढ़ेंगे प्री मॉडर्न पीरियड या पूर्व मौर्य काल में। सर जी जून में यूपीएससी का एग्जाम है, ओ माय गॉड। करंट अफेयर्स की कोई बुक बता दीजिए। हमें तो लगा था कि करंट अफेयर्स यूपीएससी वालों की रोज पढ़ने की आदत होती है। अब यूपीएससी वाले भी करंट अफेयर्स की बुक पूछेंगे तो भैया यूपीएससी का काम धंधा कैसे चलेगा? ठीक है ना, यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर आप हैं तो भाई आपको तो रोज नींद ही तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक आप रोज देश दुनिया में क्या चल रहा है आप उसको ना पढ़ लें। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर्स की बुक आप ले सकते हैं। भाई यूपीएससी का एग्जाम आपने कहा कि सर जून में है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मई एंड में या मई, यूपीएससी के पेपर से ना एक महीना पहले एक बुक मिलेगी आपको करंट अफेयर्स की, परीक्षा मंथन। तो परीक्षा मंथन इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। उस परीक्षा मंथन से करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। बढ़िया बुक है, बेहतरीन बुक है, ठीक है। और अपने टाइम में मैं उसी को इस्तेमाल करता था भाई, और भाई मेरे टाइम में उसको पढ़ने से सारे क्वेश्चन आ जाते थे यार एग्जाम में। तो मेरे हिसाब से बढ़िया बुक है, यू कैन रेफर दैट, यू कैन फॉलो दैट बुक, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो राइज ऑफ मगध में पहले हम पढ़ेंगे प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल, उसके बाद हम पहुंचेंगे मौर्यन पीरियड मौर्य काल में। तो मौर्य काल के दौरान कोई भी भारत में विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मौर्य काल खत्म होगा, जैसे ही मौर्यन पीरियड समाप्त होगा, तो बस उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं मौर्योत्तर काल, पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल। और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश, उसके बाद कन्वा डायनेस्टी कन्व वंश, और उसके बाद आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी, मतलब आंध्र सातवाहन वंश, आंध्रा सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश। और इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी हमारे देश में होंगे कुछ फॉरेन इन्वेजन्स, कुछ विदेशी आक्रमण, और इसमें हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में होने वाले 4 विदेशी आक्रमणों के बारे में बात करेंगे, 4 फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा इंडो ग्रीक्स, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं हिंद यूनानी या हिंद यवन। इसके बाद स्थिथियंस, या जिन्हें आप कह सकते हैं शक। उसके बाद पर्थियंस या पहलव, और कुशांस।
या कुषाण? तो ये सारी की सारी वो डायनेस्टीज हैं जो हमें कवर करनी होंगी राइज ऑफ मगध टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्यकाल। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्यकाल। प्री मॉडर्न पीरियड या पूर्व मौर्यकाल। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्री मॉडर्न पीरियड में या पूर्व मौर्यकाल में हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है एक वंश की जो कहलाता है बृहद्रथ वंश या जो कहलाती है बृहद्रथ डायनेस्टी। मौर्य वंश में सबसे, सॉरी मौर्य वंश नहीं, मगध में प्री मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले जिस डायनेस्टी के नाम का उल्लेख हमें मिलता है वो कहलाता है बृहद्रथ डायनेस्टी। वो कहलाती है बृहद्रथ डायनेस्टी, वो कहलाता है बृहद्रथ वंश, जिसकी स्थापना बृहद्रथ नामक शासक के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना बृहद्रथ नामक शासक के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे इस डायनेस्टी और इस शासक के बारे में जानकारी का जो सोर्स हमारे पास है वो है महाभारत और हमारे पुराण। महाभारत और पुराणों से ही हमें बृहद्रथ वंश और उसके संस्थापक बृहद्रथ के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर मैक्सिमम होगा तो आपसे पूछ लेंगे लास्ट रूलर, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ध्यान रखेंगे इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय को माना जाता है। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज रिपुंजय। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय को माना जाता है। ये वो सबसे पहला वंश है, ये वो सबसे पहली डायनेस्टी है जिसका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, मगध में मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि वास्तविक तौर पर यदि हम राजवंशों की बात करें, यदि हम एक्चुअली डायनेस्टीज के बारे में बात करें, तो मगध में राजवंशों की जो शुरुआत है वो हरियंका डायनेस्टी या वो हरियक वंश से हुई है, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं वास्तविक तौर पर प्री मौर्यन पीरियड की शुरुआत किससे होती है। हेडिंग डालेंगे हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश। हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश, यहां से शुरुआत मानी जाती है प्री मॉडर्न पीरियड की। और हरियक वंश का शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक रहा।
और ध्यान रखेंगे हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यही कहलाता है पितृहंता वंश, इसी को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और जैसा कि हमने 16 महाजनपद में पढ़ा है कि मगध की सबसे पहली राजधानी, मतलब कि हर्यक वंश की सबसे पहली राजधानी ही क्या बनाई गई थी, राजगृही। हर्यक वंश की सबसे पहली कैपिटल राजधानी बनी राजगृही, या हिंदी में लिख सकते हैं ग्रीव्रज। इसी को ग्रीव्रज भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वॉज अ रूलर नेम्ड बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार नामक शासक के द्वारा की गई थी। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज बिंबिसार, जिसे ध्यान रखेंगे श्रेणिक, जिसे श्रेणिक भी कहा गया है। बिंबिसार ही कहलाता है श्रेणिक, बिंबिसार को ही श्रेणिक भी कहा गया है। लिखिए सबसे पहला पॉइंट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी इन मगध। ये मगध में हर्यक वंश का संस्थापक हुआ। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी इन मगध। ये मगध में हर्यक वंश का संस्थापक हुआ। लिखिए ही वॉज कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। ही वॉज कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। ऑब्वियसली याद कीजिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था भाई, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और ये 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का संस्थापक बना। तो डेफिनेटली ये समकालीन था गौतम बुद्ध का। और याद कीजिए, जब मैंने आपको बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध के फॉलोवर रूलर्स लिखवाए थे तो उसमें भी हमने नाम लिखा था किसका, बिंबिसार का, कि बिंबिसार भी गौतम बुद्ध का डिसाइपल हुआ करता था, गौतम बुद्ध का अनुयायी हुआ करता था। तो ही वॉज कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। ध्यान रखेंगे बिंबिसार ने प्रथम विवाह, बिंबिसार ने प्रथम विवाह चेलना नामक राजकुमारी के साथ किया। बिंबिसार ने प्रथम विवाह चेलना के साथ किया, जो कि लिखेंगे लिच्छवी गणराज्य, जो कि लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन हुआ करती थी चेलना, जिससे सबसे पहला विवाह किया था बिंबिसार ने। इसके अलावा बिंबिसार ने सेकंड मैरिज या दूसरा विवाह कोसल देवी के साथ या कोसला देवी के साथ किया। इसने दूसरा विवाह कोसल देवी के साथ किया, जो कि ध्यान रखेंगे जो कि कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत की बहन थे।
उस समय कौशल नरेश हुआ करता था, कौशल का शासक हुआ करता था राजा प्रसेनजीत। उसी राजा प्रसेनजीत की ही बहन हुआ करती थी कौशल देवी। कुछ ग्रंथों में इसका नाम महाकोसला भी मिलता है, तो यह भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में महाकोसला या महाकौशल मिल जाए। कौशल का राजा राजा प्रसेनजीत हुआ करता था, और ध्यान रखेंगे इसी की बहन थी कौशल देवी जिससे विवाह किया था बिंबिसार ने, और इसी कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत के द्वारा बिंबिसार को दहेज में काशी प्रदान किया गया था या काशी दिया गया था। और आप जानते हैं काशी भी एक महाजनपद था, काशी भी एक महाजनपद हुआ करता था, और उस काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। वही काशी दहेज में दिया गया किसको? बिंबिसार को। कहने का मतलब अब मगध के साथ साथ मगध में ही विलय कर दिया गया और मगध में ही ऐड कर दिया गया काशी को भी। इसके बाद ध्यान रखेंगे बिंबिसार ने तीसरा विवाह क्षेमा नामक राजकुमारी के साथ किया। बिंबिसार ने तीसरा विवाह क्षेमा नामक राजकुमारी के साथ किया। ध्यान रखेंगे शी वॉज प्रिंसेस ऑफ कुरु, जो कि कुरु की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ कुरु, ये कुरु की राजकुमारी थी। याद है 16 महाजनपद में एक महाजनपद था कुरु, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ हुआ करते थे। उसी कुरु की राजकुमारी थी क्षेमा, जिससे तीसरा विवाह किया था बिंबिसार ने। अगला पॉइंट लिखेंगे बिंबिसार अटैक्ड अंग। बिंबिसार अटैक्ड अंग लिखेंगे बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। लिखेंगे बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। बिंबिसार अटैक्ड अंग एंड एडेड इट इनटू मगध एम्पायर। इसने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। आपसे पूछेंगे उस समय अंग का शासक कौन था, तो ध्यान रखेंगे दैट टाइम द रूलर ऑफ अंग वॉज ब्रह्मदत्त। उस समय अंग का शासक ब्रह्मदत्त हुआ करता था जब बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध में मिलाया था। कहने का मतलब काशी इसे दहेज में मिल गया तो मगध का पार्ट बन गया काशी। अंग इसको आक्रमण करके इसने जीता तो अंग भी किसमें मिल गया? मगध में मिल गया। धीरे धीरे मगध साम्राज्य का विस्तार होने लगा और धीरे धीरे मगध का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो बढ़ने लगा। बिंबिसार से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान रखेंगे बिंबिसार का एक राजवैद हुआ करता था। राजवैद मतलब रॉयल फिजिशियन आप लिख सकते हैं। बिंबिसार का एक रॉयल फिजिशियन हुआ करता था या राजवैद हुआ करता था जिसका नाम था जीवक। और ध्यान रखेंगे बिंबिसार सेंट हिम टू अवंती फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चंड प्रद्योत। लिखिए बिंबिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन, बिंबिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चंड प्रद्योत ऑफ अवंती हु वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को अवंती नरेश, बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को अवंती नरेश
चंड प्रद्योत का इलाज करने भेजा। बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को अवंती के राजा या अवंती नरेश चंड प्रद्योत का इलाज करने भेजा था। क्यों भेजा था? बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, क्योंकि उसे पीलिया हुआ था और उसी का इलाज करने के लिए गया था जीवक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद लिखेंगे बिंबिसार वॉज किल्ड बाय हिज सन। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र के द्वारा की गई। बिंबिसार वॉज किल्ड बाय हिज सन। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र के द्वारा की गई और इसकी हत्या करके इसी का बेटा, इसी का पुत्र मगध का अगला शासक बना, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? अगला लिख लीजिए, अजातशत्रु। इसकी हत्या करके मगध का अगला शासक बना अजात शत्रु। और ध्यान रखेंगे अजात शत्रु को ही कहा जाता है कुणिक, जिसने शासन लगभग 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक किया। और यदि बिंबिसार की बात करें तो भाई बिंबिसार का शासनकाल स्वाभाविक सी बात है 544 बीसी से लगभग 492 बीसी तक रहा। लेकिन इसकी हत्या करवाकर अजात शत्रु, जिसे कुणिक भी कहा जाता है, मगध का अगला शासक बना अजात शत्रु। सबसे पहला ही सवाल अजात शत्रु से बनेगा। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि बताइए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु एक ही राजा के शासनकाल में हुई थी, एक ही शासक के रूलिंग पीरियड में हुई थी। वो राजा कौन था? तो भाई हम सब जानते हैं ही वॉज अजात शत्रु। लिखेंगे गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी बोथ डाइड इन हिज रूलिंग पीरियड। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। याद कीजिए, हमने पढ़ा था 483 ईसा पूर्व में अतिसार रोग से कुशीनगर में मृत्यु हुई थी बुद्ध की, जिस घटना को हमने महापरिनिर्वाण कहा था, है ना। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में और 468 बीसी में। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। कहने का मतलब ये दोनों ही तिथियां किसके शासनकाल में आती हैं? अजात शत्रु के शासनकाल में आती हैं। गौ, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी, एक 483 ईसा पूर्व में और एक 468 ईसा पूर्व में। और ध्यान रखेंगे जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो गौतम बुद्ध के ही शरीर के अवशेषों पर अजात शत्रु के द्वारा 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था या 8 स्तूप बनवाए गए थे। और ध्यान रखेंगे बौद्ध भिक्षुकों के
शरीर के अवशेषों पर, बौद्ध भिक्षुकों के शरीर के अवशेषों पर बनने वाली पवित्र इमारतों को ही क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। अजातशत्रु ने मगध में 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर। और जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी साल 483 बीसी में लिखेंगे ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृही। अजातशत्रु ने ही, लिखेंगे, राजगृही में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृही। इसी ने राजगृही में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था। हमने लिखा भी था, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। राजगृही के सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन करवाया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अगला पॉइंट, अजातशत्रु अटैक्ड वज्जी। अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण किया। याद कीजिए, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद वज्जी भी था। He attacked Vajji and added it into मगध। इसने वज्जी पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। और ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु के ही द्वारा युद्ध में 2 नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की गई। अजातशत्रु ने ही युद्ध में 2 नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की और ही स्टार्टेड यूजिंग 2 न्यू वेपन्स इन वॉर्स। और इन 2 हथियारों के नाम थे, एक को कहा जाता था रथ मूसल, एक कहलाता था रथ मूसल और एक कहलाता था महाशिलाकंटक। रथ मूसल और महाशिलाकंटक। लिखेंगे, अजातशत्रु गॉट मैरिड विद, अजातशत्रु गॉट मैरिड विद वाजिरा। अजातशत्रु ने वाजिरा के साथ विवाह किया। और ध्यान रखेंगे, शी वॉज डॉटर ऑफ किंग प्रसेनजीत। ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी। ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी। भाई, प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी के साथ विवाह किया था किसने? बिंबिसार ने। लेकिन बिंबिसार के पुत्र ने अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह किया, जिसका नाम था वाजिरा। लेकिन एक बड़ी अद्भुत सी बात हुई, और वो अद्भुत सी बात क्या थी? जिस तरीके से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, बिल्कुल वैसे ही अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की और इसकी हत्या करके इसी का पुत्र
अगला शासक बना जिसका नाम था उदाइन। लिखेंगे ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय हिज सन। इसकी हत्या भी इसके पुत्र के द्वारा की गई। इसकी हत्या भी इसके पुत्र के द्वारा की गई। हु बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मगध, जो मगध का अगला शासक बना। इसे हम जानते हैं उदाइन के नाम से। लगभग 460 बीसी से 440 बीसी तक मगध का अगला शासक हुआ उदाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा इस वंश को पितृहंता वंश क्यों कहते हैं। क्योंकि इस वंश में दो पिताओं की हत्या दो पुत्रों के द्वारा की गई। पहले बिंबिसार को अजात शत्रु ने मारा, उसी के बेटे ने, और फिर अजात शत्रु को उदाइन ने मारा, उसी के पुत्र ने। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। उदाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, लिखेंगे ही फाउंडेड अ सिटी। ही फाउंडेड अ सिटी एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ। ही फाउंडेड अ सिटी एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। लिखेंगे इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की। ही फाउंडेड अ सिटी एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की, विच वॉज नोन एज पाटलिपुत्रा और पाटलिपुत्र। गंगा और सोन नदी के संगम पर है पाटलिपुत्र, या जिसे कुसुमपुरा भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ही वॉज उदाइन द रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल। He shifted his capital from राजगृही टू पाटलिपुत्रा। लिखेंगे इसने अपनी राजधानी को राजगृही या गिरिव्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। इसने अपनी राजधानी को राजगृही से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। और आप जानते होंगे पाटलिपुत्र का ही नाम बदलकर मध्यकाल में कर दिया गया था पटना। और आप जानते होंगे जो आज बिहार की राजधानी है पटना, वही कभी प्राचीन काल में कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र कहलाती थी, लेकिन मध्यकाल में मेडिवल पीरियड में इसका नाम कर दिया गया पटना। किसके द्वारा? बाय शेर शाह सूरी। इसका नाम पाटलिपुत्र से बदलकर पटना शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, और शेर शाह सूरी ने ही इसे पटना के नाम से दोबारा बसाया था। सर मेरा नाम भी कुसुम है। ओके जी, चलिए तो हम मान लेते हैं कि इस शहर की स्थापना आप ही के नाम पर हुई है। यह है कुसुमपुरा पाटलिपुत्र। तो यदि कभी आपको पटना जाने का मौका मिले तो पटना लैंड करते ही या पटना स्टेशन पर पहुंचते ही सबको कह दीजिएगा कि भैया ये शहर हमारे नाम पर बसा है, इसलिए हमारे सामने ज्यादा गर्दन ऊंची करने की जरूरत नहीं है। उदाइन हैड 3 सन्स। उदाइन के 3 पुत्र थे, जो उदाइन के बाद एक एक करके हर्यक वंश के क्या बने? शासक। ध्यान रखेंगे, उदाइन के बाद
अगला रूलर बना अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद अगला शासक बना मुंडक। और द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, और ध्यान रखेंगे हरियक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक। हरियक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक। और ध्यान रखेंगे इसी नागदशक का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, महामात्य हुआ करता था, जिसका नाम था शिशुनाग। इसी नागदशक के प्रधानमंत्री शिशुनाग के द्वारा इसकी हत्या की गई और मगध में एक और वंश की स्थापना की गई। इसने अपने ही नाम से बसाया शिशुनाग वंश या शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक मगध का दूसरा राजवंश हुआ शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश। एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज शिशुनाग। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग हुआ। सर आज प्लीज इतना ही रहने दीजिए। अरे मेरे भाई अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ यार, 1 घंटा तो पढ़ लीजिए यार। आप ही लोग शिकायत करते हो कि जल्दी क्लास छोड़ देते हो, कम पढ़ाते हो। अब तुम्हारे चक्कर में ही तो यार अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करके मैंने क्लास 12:30 से कर दी। अब ठीक है यार, कम से कम 1 घंटा तो हम पढ़ें। ऐसे थोड़ी है, मतलब मैं पढ़ाना चाह रहा हूं और आप पढ़ना नहीं चाह रहे, ऐसे कैसे हो जाएगा। ध्यान रखेंगे लगभग 412 ईसा पूर्व से लेके 394 ईसा पूर्व तक मगध का अगला शासक बना शिशुनाग, जिसने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। सबसे पहला काम लिखेंगे ही अटैक्ड अवंती एंड डिस्ट्रॉयड प्रद्योत डायनेस्टी। लिखेंगे इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया। ही अटैक्ड अवंती एंड डिस्ट्रॉयड प्रद्योत डायनेस्टी। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया। याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंड प्रद्योत का इलाज करने भेजा था। वो प्रद्योत वंश का था। उसी प्रद्योत वंश का अंत किया शिशुनाग ने और अवंती को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। और ध्यान रखेंगे, और इसने अपने शासनकाल में मगध की राजधानी, शिशुनाग वंश की राजधानी क्या बनाई? वैशाली। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जिसे हम जानते हैं कालाशोक के नाम से। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कालाशोक हुआ। लगभग
394 बीसी से लेके 366 बीसी तक शासन किया कालाशोक ने। और ध्यान रखेंगे कालाशोक को ही काक वर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक ही कहलाता है काक वर्ण। इसे काक वर्ण भी कहा जाता है। और आप जानते हैं एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कालाशोक ने ही अपने शासनकाल में 383 बीसी 383 ईसा पूर्व में आयोजन करवाया सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल या द्वितीय बौद्ध महासंगीति का। और आप जानते हैं इसी द्वितीय बौद्ध महासंगीति में जो बौद्ध संघ था वो दो भागों में विभाजित हुआ था। एक कहलाए स्थावीर और एक कहलाए थे महासंघिक। इसका आयोजन वैशाली में ही करवाया गया था, लेकिन कालाशोक ने अपने शासनकाल में वैशाली से राजधानी फिर स्थानांतरित कर दी। कहां पर? पाटलिपुत्र। इसके बाद लिख लीजिए द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। इसी नंदीवर्धन का एक सेक्रेटरी था, एक सचिव था जिसका नाम था महापद्मनंद। उसी ने नंदीवर्धन की हत्या करके एक और वंश की स्थापना की मगध में, जो कहलाता है या जो कहलाती है नंदा डायनेस्टी। या जो कहलाता है नंदवंश। लगभग 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक मगध में चला नंदवंश या नंदा डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज महापद्मनंद। इस वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई। इस वंश की स्थापना करने वाला शासक था महापद्मनंद। और ध्यान रखेंगे जो कि भारत के इतिहास का प्रथम शूद्र शासक भी कहलाता है। भाई अभी तक हमने जितने शासकों के बारे में बात की वो वर्ण से क्या थे? क्षत्रिय। लेकिन सबसे पहला शूद्र शासक भी किसे माना जाता है? महापद्मनंद को माना जाता है। ही अटैक्ड कलिंगा इन हिज रूलिंग पीरियड। इसने अपने शासनकाल में कलिंग पर आक्रमण किया था। आप जानते होंगे जो आज ओडिशा है वही उस समय कलिंग हुआ करता था। और एक सोर्स जो कहलाता है एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा अभिलेख, एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा अभिलेख ही वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हमें जानकारी मिलती है महापद्मनंद के द्वारा किए गए
कलिंग आक्रमण के बारे में या कलिंग पर आक्रमण के बारे में। इस एलिवेंट केव इंस्क्रिप्शन को लिखवाने वाला शासक था खारवेल। इसे खारवेल नामक शासक ने लिखवाया था। हु वॉज द रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी, जो चेदी वंश का राजा था। हाँ, ग्रंथों के अनुसार भाई हमें ज्यादातर महापद्मनंद के बारे में जानकारी भी ग्रंथों से ही मिलती है, और ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना गया है कि महापद्मनंदा हैड 8 सन्स। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, जो इसके बाद एक एक करके सिंहासन पर बैठे, बट द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज हिज 8th सन। लेकिन इस वंश का अंतिम एवं सबसे महान शासक इसका 8वां पुत्र हुआ, और आप जानते हैं जिसे हम जानते हैं घनानंद के नाम से या धनानंद के नाम से। इस वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद, जो कि इसका 8th सन था, जो कि उसका 8वां पुत्र था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में इन 326 बीसी 326 ईसा पूर्व में हुआ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, या आप लिख सकते हैं सिकंदर का आक्रमण। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर या सिकंदर का आक्रमण। आप सब जानते हैं अलेक्जेंडर जो कि एक ग्रीक रूलर था, जो कि एक यूनानी शासक था। इसने घनानंद के ही शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था। ये कहलाता है सिकंदर का आक्रमण। लिखेंगे इसके बाद इन 323 बीसी 323 ईसा पूर्व में घनानंद वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। 323 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या, 323 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की। 323 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की। एंड ही फाउंडेड, लिखेंगे एंड ही फाउंडेड मौर्य डायनेस्टी इन मगध, और इसी ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। एंड ही फाउंडेड मौर्य डायनेस्टी इन मगध, और इसी ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये थे प्री मौर्यन पीरियड के वो 3 राजवंश। इन्हीं के कंटेम्परेरी हम 2 विदेशी आक्रमणों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया, दैट इज मौर्यन डायनेस्टी, जो है मौर्य वंश। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब सीधा सोमवार को अगले वीक। तब तक आप सारी की सारी चीजें रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। बाकी मुलाकात होती है अगले वीक, वहीं से यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस वीकेंड।